सेक्शन 72 में इनकी पावर्स दी गई हैं। तो पावर्स क्या क्या होंगी, ये किसी भी व्यक्ति से टू फर्निश इंफॉर्मेशन टू एनी पर्सन, किसी भी व्यक्ति से सूचना प्राप्ति के लिए अपेक्षा कर सकेंगे और इनकी पावर्स वही होंगी जो सिविल न्याय की होती है। और ये किसी भी पुलिस अधिकारी के बारे में विभागीय कार्यवाही करने के लिए स्टेट को सिफारिश कर सकेंगे और ये उसके लिए बाउंड होगी। और यदि कोई व्यक्ति पुलिस शिकायत प्राधिकरण से व्यतीत है उसके निर्णय से, तो वह इसको कोर्ट में चैलेंज कर सकता है और उसे अपॉर्चुनिटी टू हर्ट होगी, यानी सुनवाई का अधिकार होगा। सेक्शन 73 रिपोर्ट्स की बात कर रहा है। प्रत्येक वर्ष के लास्ट अंत में एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी जो किसको, राज्य सरकार को दी जाएगी। जो अब गंभीर अपचार से संबंधित मामले हैं, उनकी संख्या, प्रकार आदि जो भी हैं, या कोई अपराध कम करने से संबंधित सुझाव हैं, वे सब उस रिपोर्ट में होंगे। सिंपल है, सिर्फ इतना ही याद रखना है। 74 बात कर रहा है इनके राइट्स के बारे में। राइट्स क्या क्या होंगे, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 74 कोई भी व्यक्ति पुलिस कार्मिकों के किसी अवचार अथवा गंभीर अवचार से संबंधित शिकायत प्राधिकरण में सूचना दर्ज करा सकेगा। ठीक है, ये शिकायतकर्ता के राइट्स बताए गए हैं यहाँ पर 74 में। और परंतु यह है कि संबंधित प्राधिकरण द्वारा कोई शिकायत स्वीकार नहीं की जाएगी यदि वह विधि की स्थापित किसी अन्य प्राधिकरण अथवा किसी न्यायालय द्वारा उस शिकायत की विषय वस्तु की जांच की जा रही है। यदि उसमें पहले से जांच चल रही है किसी शिकायत प्राधिकरण द्वारा, तो उसकी वह फिर से एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। और ये विद नेम होनी चाहिए। गुमनाम सूचनाओं की कोई भी जांच नहीं की जाएगी। अब चलते हैं सेक्शन 75 पर, जो बात करता है प्रोटेक्शन के बारे में। तो प्रोटेक्शन सद्भावपूर्वक किए गए कार्यों के प्रति संरक्षण। यदि कोई पुलिस अधिकारी सद्भावपूर्वक कोई कार्य कर रहा है तो उसको प्रोटेक्शन दिया गया है। ठीक है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। यदि राज्य सरकार, राज्य पुलिस बोर्ड, उसके सदस्य और कर्मचारी, पुलिस शिकायत प्राधिकार, उसके सदस्य और कर्मचारी या बोर्ड अथवा प्राधिकरण के निर्देश के अधीन कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के विरुद्ध इस अधिनियम के बंदों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या इस आशय से की जाने वाली किसी बात के संबंध में कोई वाद या अन्य विधिक कार्रवाई नहीं की जाएगी। पुलिस बोर्ड के द्वारा यदि किसी पुलिस कार्मिक के विरुद्ध कोई कार्रवाई की जा रही है, सद्भावपूर्वक की गई है, तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये बोल रहा है सेक्शन 75। सेक्शन 76 बात करता है फंडिंग यानी वित्त पोषण के बारे में। कृतियों और दक्षतापूर्वक निष्पादन के लिए राज्य के बजट के समुचित मुख्य शीर्ष में पृथक संगठक जैसा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाए प्रदान किया जाएगा। अब चलते हैं सेक्शन 77 की तरफ, जो बात करता है पुलिस अधिकारियों का कल्याण यानी वेलफेयर ऑफ पुलिस। चैप्टर 9 जो बात करता है कल्याण और शिकायतों का निवारण यानी पुलिस अधिकारियों का कल्याण, ग्रीवियंस रेड्रेसल। तो सेक्शन 77 बात करता है पुलिस अधिकारियों का कल्याण। पुलिस महानिदेशक अपने पर्यवेक्षण और नियंत्रणाधीन पुलिस अधिकारियों एवं अन्य कार्मिकों के लिए कल्याणकारी उपायों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होगा। कौन होगा, डीजीपी होगा कल्याण के लिए। और राज्य सरकार इस संबंध में पुलिस महानिदेशक को परामर्श देने और उसकी सहायता के लिए एक या एक से अधिक पुलिस अधिकारी नियुक्त कर सकती है। ठीक है, ये कह रहा है सेक्शन 77। 78 में पुलिस कल्याण ब्यूरो होगा और जिसे ब्यूरो कहा गया है, इसका एक प्रधान अधिकारी होगा जिसका पद डीआईजी से निम्न का नहीं होगा। ठीक है, और अन्य बातों के अतिरिक्त ब्यूरो के कृत्य और कर्तव्यों में पुलिस कार्मिकों के लिए कल्याणकारी उपायों का प्रशासन एवं अनुश्रवण शामिल होगा। और इसकी संरचना और शक्तियाँ क्या होंगी, जो राज्य सरकार निर्धारित करे। सेक्शन 79 जो बात करता है इंश्योरेंस एंड रिस्क अलाउंसेस की, यानी जीवन बीमा और जोखिम भत्ता के बारे में। तो राज्य सरकार किसके लिए, पुलिस अधिकारियों के लिए जीवन बीमा यानी एलआईसी और जोखिम भत्ता यानी कि रिस्क अलाउंसेस के लिए प्रावधान योजना बना सकेगी। ठीक है, यदि उनकी ड्यूटी के दौरान डेथ हो जाती है या चोट आदि लगती है तो उनके संबंध में बीमा योजना विहित करेगी और जोखिम भत्ता भी विहित कर सकती है। अब चलते हैं सेक्शन 80 पर, जो बात करता है ग्रीवियंस रेड्रेसल की, यानी कि शिकायत निवारण। पुलिस महानिदेशक
राज्य सरकार के अनुमोदन से। किसके लिए? पुलिस कार्मिकों के लिए, जो उनकी व्यक्तिगत सामूहिक शिकायतें हैं उन पर विचार करने के माध्यम से, उनकी व्यक्तिगत और सामूहिक शिकायतों पर विचार करने के लिए एक संतोषजनक और पारदर्शी सहभागिता वाला शिकायत निवारण तंत्र बनाएगी। और शिकायतें किस तरह प्राप्त की जाएंगी? उदारता पूर्वक। ठीक है। और यह तंत्र, यदि इस तंत्र से कोई व्यक्ति व्यथित है या कोई पक्ष अपने को पीड़ित मानता है इसके डिसीजन से, तो उसके लिए अपील का भी अधिकार सुनिश्चित करेगा। अब चलते हैं सेक्शन चैप्टर 10 की तरफ। चैप्टर 10 जो बात करता है पेनल्टीज़ के बारे में, जो कहाँ से कहाँ तक है, 81 से 85 तक है। तो सेक्शन 81 बात करता है ऑफेंस ऑफ डिसऑर्डरली कंडक्ट, मतलब कि अनियंत्रित आचरण के अपराध। यदि कोई, इसमें कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति रोड पर या किसी ऐसे रास्ते पर खुले आम कोई अपराध करता है या ड्रिंक करके नशे में धुत है, उपद्रव करता पाया जाता है, या पुलिस को मतलब झूठा अलार्म लगाकर जो जानबूझकर अफवाह फैलाने का काम करता है, तो उसको पेनल्टी क्या होगी? न्यूनतम 500 रुपीज़ और अधिकतम 1000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया जा सकेगा। और यदि वह ऐसी राशि की, जो न्यूनतम राशि उसकी आधी भी जमा कर देता, तो वहीं उसका, और यदि वो ऐसा नहीं करता है तो उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष विदिन 24 आवर्स पेश किया जाएगा। अब चलते हैं सेक्शन 82 की तरफ, जो बात करता है कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय बनाना। कौन बनाएगा? मंडल में कौन बनाएगा? कमिश्नर यानी मंडल आयुक्त बनाएगा। किसके बीच? बिटवीन स्टेट एंड एजेंसीज के बीच, मतलब राज्य सरकार और जो राज्य में अन्य एजेंसियां हैं उनके बीच समन्वय बनाने का काम करेगा। कौन? मंडल में मंडल आयुक्त, और जिले में कौन करेगा? जिले में जहाँ भी अपेक्षित मजिस्ट्रेट द्वारा, इसके द्वारा समन्वय स्थापित करेगा। समन्वय के प्रयोजन हेतु जिला मजिस्ट्रेट, जिले के पुलिस अधीक्षक और अन्य जो विभाग अध्यक्ष हैं, जब कभी अपेक्षित हो उनसे साधारण विशेष प्रकार की सूचना मंगा सकता है। अब चलते हैं सेक्शन 83 जो बात करता है पेनल्टीज़ के बारे में। आदेशों निर्देशों का पालन न करने के लिए शास्ति क्या होगी? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 51, 52, 53 एंड 81 की सब क्लोज 3 और 4 के अधीन जारी किए गए विधि सम्मत आदेशों का पालन न करने वाले व्यक्ति पर सक्षम अधिकारिता वाले विधि न्यायालय में अभियोजन चलाया जाएगा। यदि वो सेक्शन 51, 52, 53, 81 सब क्लोज 3 और 4 के अधीन विधि का पालन नहीं करता। हमने क्या देखा था? 51 से 52, 53 में ये मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर था। 81 हमने अभी देखा है जस्ट अभी, ऑफेंस ऑफ डिसऑर्डरली कंडक्ट के। तो इनका अगर कोई आदेशों का पालन नहीं करता, इस तरह का अपराध करता है, तो उसको 10,000 रुपये तक के जुर्माने से दंडनीय होगा। सेक्शन 84 बात करता है पुलिस वर्दी का अनधिकृत प्रयोग। यदि कोई पुलिस वर्दी का अनधिकृत प्रयोग करता है तो उसको कितना दंड दिया जाएगा? जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित किसी विधि सम्मत नियम या विनियम के अपेक्षा या जान। सेक्शन 84 जो अनऑथराइज्ड यूज़ ऑफ पुलिस यूनिफॉर्म, मतलब कि पुलिस की वर्दी का अनधिकृत प्रयोग। यदि कोई व्यक्ति पुलिस नहीं है लेकिन पुलिस की वर्दी पहनता है, पुलिस की वर्दी जैसी दिखने वाली कोई पोशाक पहनता है, तो वह पेनल्टी के लिए दायी होगा। पेनल्टी कितनी होगी? 6 माह तक से अधिकतम का कारावास और 5,000 रुपये तक का जुर्माना अधिकतम, ये दोनों से दंडित किया जा सकता है। ये कह रहा है सेक्शन 84। अब चलते हैं 85 पर, जो बात करता है पेनल्टीज़ फॉर नेग्लेक्ट ऑफ ड्यूटी बाय पुलिस ऑफिसर, मतलब पुलिस अधिकारी इत्यादि द्वारा कर्तव्य की उपेक्षा के लिए शास्तियाँ। यदि कोई पुलिस अधिकारी अपने कर्तव्य की उपेक्षा करता है तो क्या होगा? यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित किसी विधि सम्मत नियम या विनियम की उपेक्षा या जानबूझकर उल्लंघन या कर्तव्य के उल्लंघन का दोषी है और बिना अनुमति के पूर्व सूचना दिए बगैर अपने पद के कर्तव्य से विमुख हो गया है, छुट्टी के कारण अनुपस्थित रहते हुए ऐसी छुट्टी की समाप्ति और बिना युक्त कारण के अपने काम पर उपस्थित होने में असफल रहा है, जिसने अपनी पुलिस ड्यूटी से भिन्न किसी अन्य नियोजन में बिना किसी प्राधिकार की नियुक्ति प्राप्त कर ली है, या जो कायरता का दोषी है, अपनी अभिरक्षा में किसी व्यक्ति के शरीर पर अनावश्यक हिंसा करते हुए पाया गया है,
CRPC के सेक्शन 154 द्वारा अपेक्षित बिना किसी विधि सम्मत कारण के प्राथमिकता पंजीकरण करने में सफल रहा है, यानी FIR दर्ज नहीं करता है। ड्यूटी के समय ऑन ड्यूटी ड्रिंक पाया जाता है और ऐसे कार्य करता है जो पुलिस अधिकारी के लिए किसी प्रकार से शोभनीय नहीं है, तो उसे कितना दंड दिया जाएगा? उसे 3 महीने के वेतन के बराबर की अधिकतम राशि के जुर्माने से, जितनी उसकी 3 महीने की राशि है उसकी अधिकतम जो राशि या अधिकतम 3 माह की किसी भी कारावास से दोनों से दंड, या फिर जो उसकी 3 महीने की सैलरी है उसकी अधिकतम का जुर्माना। चैप्टर जो बात करता है रिपील के बारे में, तो रिपील क्या किया गया है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 81। तो यहाँ पर रिपील क्या किया गया है? उत्तर प्रदेश पुलिस अधिनियम 1861 यहाँ पर रिपील किया गया है। उत्तराखंड पुलिस एक्ट लागू होने से पहले कौन सा एक्ट लागू होता था? उत्तर प्रदेश का एक्ट पुलिस अधिनियम 1861 लागू होता था, जो इसके लागू होने से समाप्त कर दिया गया है। 87 बात करता है नियम एवं विनियम बनाने की शक्ति, यानी रूल और रेगुलेशन। तो रूल कौन बना रहा है? स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है। और रेगुलेशन कौन बनाता है? वो DGP बनाता है, सिर्फ इतना याद रखना है। 88 बात करता है कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति, तो ये किसको होगी? ये होगी स्टेट गवर्नमेंट की। इसे हम हेनरी अष्टम रूल के नाम से भी जानते हैं। देखिए, इंग्लैंड में एक राजा हुए थे, ठीक है। उन्होंने कहा था कि यदि मेरे द्वारा बनाए गए किसी नियम या किसी आदेश में कोई कठिनाई आती है तो उससे दूर करने का कर्तव्य भी मेरा ही होगा, यानी कि स्टेट यदि कोई आदेश देता है या कोई नियम बनाता है तो उसे दूर करना किसका कर्तव्य होगा? स्टेट का होगा। इसलिए इसे हेनरी अष्टम रूल कहते हैं।